बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि हम आय व्यय खाता बनाना सीखेंगे और मैंने पिछले वीडियोस में आपको आय व्यय खाता बनाने के नियम भी बताए थे। अब ये वीडियो जो मैं बनाकर आपको भेज रहा हूँ, इसमें कम से कम 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन मैं कवर कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा बनने वाला है और अगर आप लोग चाहते हो कि आय व्यय खाता बनाना सीखे तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें आपको 100% आय व्यय खाता बनाते आ जाएगा। और मैंने आपको ये बताया था कि भाई आय व्यय खाता बनाने के लिए आप लोगों को प्राप्ति भुगतान खाते से मदद लेनी पड़ेगी। वैसे ही कुछ हो रहा है। देखिए, जब भी आय व्यय खाता बनाने को आएगा, प्राप्ति भुगतान खाता बना हुआ आएगा। 99% केसेस में यही होता है, क्योंकि आय व्यय खाता जो होता है ना, वो प्राप्ति भुगतान खाते की मदद से ही बनता है। धीरे धीरे इस चैप्टर को हम कवर करते चल रहे हैं और मैंने जैसे कि पहले ही बताया आपको कि आने वाले 1 हफ्ते में, मतलब एटलीस्ट जब अगले 1 हफ्ते में यानी संडे तक जितने भी मेरे वीडियोज़ आएंगे, आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये केवल फर्स्ट चैप्टर नहीं है, एक फर्स्ट यूनिट है जो 10 मार्क्स की 10 मार्क्स की एग्ज़ाम में आती है। सीरियसली अगर आप इसे लेते हो तो थ्योरी, प्रैक्टिकल्स और ऑब्जेक्टिव सब मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ वीडियोस के थ्रू। अब देखते हैं आप लोग इसे कितना माइंड में लेते हैं। श्री मनोरंजन क्लब, ये क्लब का नाम है, भोपाल के प्राप्ति भुगतान खाता निम्नलिखित सूचनाओं से 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष का आय व्यय खाता तैयार कीजिए। मतलब आपको ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाकर दिया है, दिख रहा है, ये प्राप्ति भुगतान खाता बनाकर दिया है। ये प्राप्तियाँ है, ये भुगतान है, ये एग्जाम्पल नंबर 12 है। अगर बुक हो तो देख लीजिए, ठीक है। जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो बुक को सामने रखें। फिलहाल इस लॉकडाउन पीरियड में आपके पास बुक नहीं है, लेकिन जब भी आपके पास बुक्स आएगी इन फ्यूचर, भविष्य में, वीडियो तो आप लोगों के पास सेफ रहेगी, एडिट तो आप करोगे नहीं इसे, इसलिए आप लोग इस पर ध्यान दें। जो प्राप्ति भुगतान खाता है वो बनाकर दिया है। देखिए, डेबिट में प्राप्ति और क्रेडिट में भुगतान है और कुछ समायोजन भी दिए हैं। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। हाँ, अब हमें इस सवाल का आय व्यय खाता बनाना है। तो मैंने आपको समझाया था कि आय व्यय खाता जब बनाएंगे तो समायोजनों पर ध्यान देना पड़ेगा और सारे भुगतान डेबिट में आ जाएंगे, व्यय में, एक्सपेंडिचर में, और सारी प्राप्तियाँ क्रेडिट में आ जाएगी, बाय में, इनकम बनकर। तो देखिए एक नज़र आय व्यय खाता बनता कैसे है। देखिए, ये आय व्यय खाता बना हुआ है, मतलब ये प्राप्ति भुगतान खाता बनाकर दिया है समायोजन सहित। और इस पूरे सवाल की मदद से हमें आय व्यय खाता बनाना है। ठीक है, इस तरीके से बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए देखिए देखिए, ऊपर लिखा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 31 दिसंबर 2017। तारीख का अपने आप में एक महत्व है। आपको 2017 के लिए बनाना है। एक्सपेंडिचर यहाँ भुगतान आ जाएंगे और इनकम यहाँ आय आ जाएगी। तो ये सवाल करने का तरीका कैसा है? सबसे पहले जो भुगतान है उसे आप डेबिट में ले लीजिए एक्सपेंडिचर मानकर, और फिर जो प्राप्तियाँ है उसे आप क्रेडिट में ले लीजिए इनकम मानकर। जैसे भुगतान ही व्यय होते हैं और प्राप्ति ही आपकी इनकम होती है। बस जब भी आय व्यय खाता बनेगा, भुगतान डेबिट में आएंगे और प्राप्तियाँ क्रेडिट में। लेकिन समायोजनों का ध्यान दीजिए, यानी आपके अकाउंट्स की भाषा में अगर मैं समझाऊँ तो बाय की चीज़ें 2 में आ जाएगी, ठीक है, और 2 की चीज़ें बाय में आ जाएगी। ठीक है, करें स्टार्ट। तो सबसे पहले भुगतान को आप डेबिट में लेंगे। कर और किराया, रेंट एंड टैक्स खर्चा है, बाय से 2 में आ जाएगा। उस पर एक समायोजन है। देखिए, किराया 50 रुपये पूर्वदत्त है, और मैंने आपको बोला था कि अदत्त जुड़ता है, पूर्वदत्त घटता है। तो देखिए, 2 रेंट एंड टैक्स,
1000, उसमें से 50 रुपये प्रीपेड यानी पूर्वोदत्त माइनस करके 950 आ गया। उसके बाद मतलब क्रेडिट की चीज़ों को डेबिट में लेके आए, समायोजन सही। फर्नीचर मैंने बताया, फर्नीचर हमारी संपत्ति और संपत्ति बैलेंस शीट में जाती है। आय व्यय खाते में संपत्ति नहीं आती, लेकिन संपत्ति का ह्रास आता है, डेबिट में आता है, तो फर्नीचर नहीं आएगा, लेकिन संपत्ति का ह्रास आएगा। देखिए फर्नीचर पर 10% मूल्य ह्रास लगाना है, तो फर्नीचर नहीं आएगा, लेकिन उसकी 600 का 10% 60 रुपये मूल्य ह्रास डेबिट में आएगा। ये देखिए इधर होगा, ये देखिए डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 60 रुपये, ठीक है। उसके बाद वेतन क्रेडिट से डेबिट में आ जाएगा, टू सैलरी, और उस पर एक समायोजन है। वेतन के 140 रुपये देना बाकी है, देना बाकी है मतलब अदत्त है, तो वेतन में 140 क्या कर देंगे प्लस, देखिए टू सैलरी आउटस्टैंडिंग 140 प्लस कर देंगे, ठीक है। वीडियो लंबा बनने दीजिए और देखते रहिए मैं क्या समझा रहा हूँ आपको। फिलहाल आपके पास अभी बुक नहीं है, मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। ये प्राप्ति भुगतान खाता दिया हुआ है, डेबिट में प्राप्ति और क्रेडिट में भुगतान है। पहला प्रश्न है, थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी, बाद में आप लोग उसको ओरली फटाफट समझ जाओगे। आपको इनकी मदद से और इन समायोजनों की मदद से आय व्यय खाता बनाना है। तो आय व्यय खाते में क्या होगा, ये जो क्रेडिट के भुगतान है ये डेबिट में एक्सपेंडिचर बन जाएंगे, व्यय, और समायोजन लागू करके, और ये जो डेबिट की प्राप्तियां है ये क्रेडिट में इनकम बन जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्रेडिट की चीज़ों को क्रेडिट से डेबिट में लेकर आ रहे हैं, वही मैं करने जा रहा हूँ। कर और किराया क्रेडिट से डेबिट में आ जाएगा, टू रेंट एंड टैक्स, और किराया 50 रुपये पूर्वोदत्त है, तो किराए में से 50 रुपये माइनस कर देंगे। ये देखिए टू रेंट एंड टैक्स, और उसमें से 50 रुपये माइनस कर देंगे। उसके बाद फर्नीचर क्रेडिट से डेबिट में नहीं आएगा, मैंने आपको नियम में समझाया था। फर्नीचर हमारी संपत्ति और संपत्ति आय व्यय खाते में नहीं आती है, लेकिन संपत्ति का मूल्य ह्रास आता है। इस प्रकार फर्नीचर नहीं आएगा, लेकिन फर्नीचर का 10% मूल्य ह्रास 600 का 10% 60 रुपये डेबिट में आ जाएगा। ये देखिए टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फिर वेतन क्रेडिट से डेबिट में आ जाएगा, लेकिन वेतन के 140 रुपये देना बाकी है, यानी अदत्त है, यानी आउटस्टैंडिंग है, तो प्लस कर देंगे। ये देखिए टू सैलरी, उसमें आउटस्टैंडिंग 40 प्लस कर दिए। उसके बाद लेखन सामग्री खर्चा है, क्रेडिट से डेबिट में आ जाएगा। मुद्रण व्यय खर्चा है, क्रेडिट से डेबिट में आ जाएगा। पत्र पत्रिकाएँ खर्चा है, क्रेडिट से डेबिट में आ जाएगा। सारे खर्चे क्रेडिट से डेबिट में आ जाएंगे, मतलब सारे भुगतान क्रेडिट से डेबिट की तरफ चले जाएंगे। और इन तीनों पर कोई समायोजन नहीं है, तो इनको ऐसे के ऐसे लिख दिया जाएगा। ये देखिए टू स्टेशनरी, टू मुद्रण यानी प्रिंटिंग, टू न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, ठीक है। उसके बाद में बिजली व्यय 60 रुपये खर्चा है, क्रेडिट से डेबिट में आ जाएगा, लेकिन उस पर समायोजन है कि बिजली व्यय 60 रुपये देना बाकी है। तो देखिए टू इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस क्रेडिट से डेबिट में आ गया, उसमें 60 रुपये अदत्त प्लस कर दिए। हम कर कुछ नहीं रहे, क्रेडिट की चीज़ों को डेबिट में लेके आ रहे, बस। बाई की चीज़ें टू में आ जा रही, और जो समायोजन अदत्त है उसको प्लस कर दे रहे, पूर्वोदत्तों को माइनस कर दे रहे, संपत्ति छोड़ दे रहे, पर संपत्ति का डेप्रिसिएशन डेबिट में ले रहे। उसके बाद टेलीफोन व्यय क्रेडिट से डेबिट में आ जाएगा। ये देखिए टू टेलीफोन एक्सपेंसेस 200 रुपये। रोकड़ शेष नहीं आएगा, रोकड़ हमारी संपत्ति है। ये पहला काम हम लोगों ने कर दिया, ठीक है। रिपीट करें, किराया और कर क्रेडिट से डेबिट में आ जाएगा, टू रेंट एंड टैक्स, और उस पर एक समायोजन है कि किराया 50 रुपये पूर्वोदत्त है, तो किराए में से 50 माइनस कर देंगे। फर्नीचर संपत्ति होने की वजह से डेबिट में नहीं आएगा, लेकिन फर्नीचर का 10% ह्रास 60 रुपये डेबिट में आएगा। वेतन डेबिट में आ जाएगा, लेकिन वेतन से 140 रुपये अदत्त है, तो जोड़ देंगे। लेखन सामग्री, मुद्रण व्यय, पत्र पत्रिकाएँ, सारे खर्चे डेबिट में आ जाएंगे, इन पे कोई समायोजन नहीं है, तो ऐसे के ऐसे ही आ जाएंगे। बिजली व्यय डेबिट में आ जाएंगे, और बिजली व्यय अदत्त है, 60 रुपये देना बाकी है, तो बिजली व्यय में 60 रुपये प्लस कर देंगे, देखिए ये। उसके बाद टेलीफोन व्यय डेबिट में आ जाएंगे, टू टेलीफोन एक्सपेंसेस, और आखिरी में रोकड़ शेष नहीं आएगा, रोकड़ हमारी संपत्ति है। तो आप क्रेडिट की चीज़ों को डेबिट में लेके आ गए हो। अब आपको करना क्या चाहिए भाई, थोड़ा लॉजिक लगाइए। क्रेडिट की चीज़ें जब डेबिट में आ गई है तो आपको करना क्या चाहिए, फिर आपको डेबिट की चीज़ों को क्रेडिट में ले जाना है। देखें, रोकड़ शेष कैश बैलेंस ये क्रेडिट में नहीं जाएगा, क्योंकि हमारी संपत्ति। रोकड़ शेष नहीं आएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। चंदा ये आपकी आय है, क्रेडिट में आ जाएगा,
बाय सब्सक्रिप्शन 1950 दिखा। इस पर एक समायोजन है कि चंदे के 300 रुपये आना बाकी मतलब मिलना बाकी मतलब उपार्जित है, उपार्जित को प्लस कर दो। हालांकि इसका आउटस्टैंडिंग भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद प्रवेश शुल्क प्राप्ति है, क्रेडिट में आ जाएगी बाय मेंबरशिप एंट्री फीस, देखो। उसके बाद विनियोग का ब्याज आपकी प्राप्ति है, क्रेडिट में आ जाएगी, ये देखिए बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आजीवन सदस्यता शुल्क 300 रुपये भी प्राप्ति है। यानी भाई इधर की चीज़ें जब डेबिट में आ गई है तो इधर की चीज़ें क्रेडिट में चली जाएगी। भाषण से आय प्राप्ति है, क्रेडिट में चली जाएगी। मनोरंजन से लाभ प्राप्ति है, क्रेडिट में चली जाएगी, ये देखिए लाइन से। चंदा क्रेडिट में गया, 300 रुपये मिलना बाकी था, प्लस कर दिया। आजीवन शुल्क क्रेडिट में चला गया, प्रवेश शुल्क क्रेडिट में चला गया, विनियोग का ब्याज क्रेडिट में चला गया। उसके बाद भाषण से आय क्रेडिट में चली जाएगी, मनोरंजन से लाभ क्रेडिट में चला जाएगा, देखिए बाय इनकम फ्रॉम लेक्चर और प्रॉफिट फॉर एंटरटेनमेंट सब क्रेडिट में चला गया। समायोजनों की बात करें तो पहला समायोजन चंदा 300 बाकी, इसका एडजस्टमेंट हो गया। वेतन बिजली देना बाकी हो गया, किराया पूर्व दत्त हो गया, फर्नीचर हो गया सवाल। अब आंसर कैसे निकलेगा भाई? क्रेडिट का टोटल पहले लगा है क्योंकि सारी इनकम क्रेडिट में है, और क्रेडिट का टोटल ज़्यादा होगा क्योंकि इनकम क्रेडिट में आती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, पर नॉर्मली 99% आय क्रेडिट में आएगी, तो आय का ही योग ज़्यादा होता है, व्यय का कम होता है। क्रेडिट का टोटल लगाए और उसको दोनों तरफ लिख दे, और फिर डेबिट का टोटल लगाकर क्रेडिट में से डेबिट माइनस करेंगे तो इनकम ज़्यादा होने की वजह से एक्सेस ऑफ इनकम माना जाएगा। एक्सेस ऑफ इनकम मतलब आय का अधिक की आय ज़्यादा है, मतलब सरप्लस है। सरप्लस यानी बचत, यानी आपके व्यापार में 1680 रुपये की बचत होगी, ठीक है। इस टाइप से सवाल किए जाएंगे। अब मैं आपको कुछ और सवाल करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे हालांकि मैं उन्हीं क्वेश्चंस तो करवाऊंगा जो क्लास में करवाऊंगा आप लोगों को राठी की बुक से। ये देखिए, ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 20। रोटरी क्लब के निम्नलिखित प्राप्ति भुगतान खाते से 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष का आयव्यय खाता बनाना है। यानी आपको प्राप्ति भुगतान खाता दिया है और 31 दिसंबर 2017 को आयव्यय खाता बनाना है। ये देखिए, ये प्राप्ति भुगतान खाता आपको दिया है, ये प्राप्तियाँ है, ये भुगतान है। ये भुगतान सारे डेबिट में आ जाएंगे टू एक्सपेंडिचर बनकर, और प्राप्तियाँ सारी क्रेडिट में चली जाएगी बाय इनकम बनकर, देखते हैं। और समायोजनों पे ध्यान दिया जाएगा, मतलब ये पूरा प्रश्न है। प्राप्ति भुगतान खाता दिया है समायोजनों के सहित, अब आयव्यय खाता बनाना है, देखते हैं। ये देखिए किसे किया गया, इसे ऊपर लिखा गया रोशनी क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मतलब आयव्यय खाता बना रहे, एक्सपेंडिचर डेबिट में आएंगे और इनकम क्रेडिट में। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहला काम ये क्रेडिट की सारी चीज़ों को डेबिट में लेके आएंगे, भुगतान को व्यय बना देंगे। सामान्य व्यय जनरल एक्सपेंसेस क्रेडिट से डेबिट में आ जाएगा, टू जनरल एक्सपेंसेस, और इस पर एक समायोजन है कि सामान्य व्यय 100 रुपये अदत्त है, प्लस कर देंगे। देखिए, टू जनरल एक्सपेंसेस 1080, उसमें अदत्त है 100 रुपये, प्लस कर दिया 1180 हो गया। फिर वेतन और मजदूरी खर्चा है, क्रेडिट से डेबिट में आएगा, और उस पर समायोजन है कि वेतन 350 रुपये अदत्त है, सचिव का वेतन है, वो वेतन तो है, तो बस क्रेडिट के 1100 रुपये का वेतन डेबिट में लेके आएंगे और 350 प्लस कर देंगे। ये देखिए, टू सैलरी 1100 350 प्लस कर दिया। करना कुछ नहीं है, क्रेडिट की चीज़ों को डेबिट में लाना है, अदत्त जोड़ना है, पूर्वदत्त घटाना है, संपत्ति छोड़कर उसका मूल्य ह्रास लेना है, बस। उसी प्रकार फर्नीचर क्रेडिट से डेबिट में आएगा क्या? नहीं आएगा भाई, हमारी संपत्ति है, इसको छोड़ देंगे। लेकिन फर्नीचर पर 250 रुपये अवक्षयण अपलिखित करना है, मतलब फर्नीचर का डेप्रिसिएशन निकाल कर दिया है तो डेप्रिसिएशन आएगा। ये देखिए, फर्नीचर नहीं आएगा लेकिन फर्नीचर का क्या आएगा? डेप्रिसिएशन आएगा 250 रुपये। एक और भी अच्छी बात है, आपको निकाल कर दिया है। उसके बाद किराया और कर क्रेडिट से डेबिट में आ जाएगा, इस पर कोई समायोजन नहीं है। समाचार पत्र क्रेडिट से डेबिट में आ जाएगा, उस पर कोई समायोजन नहीं है। और रोकड़ शेष नहीं आएगा। सामान्य व्यय डेबिट में आ जाएंगे, 100 रुपये अदत्त है, प्लस करेंगे।
वेतन डेबिट में आ जाएगा 1100 रुपये, 350 रुपये दत्ते प्लस करेंगे। फर्नीचर डेबिट में नहीं आएगा लेकिन उसका 250 रुपये डेप्रिसिएशन आएगा। किराया कर डेबिट में आएगा, समाचार पत्र डेबिट में आएगा, इस पर कोई समायोजन नहीं है, रोकड़ शेष नहीं आएगा। देख लीजिए एक बार डेबिट साइड, आप देख लीजिए किस तरीके से डेबिट साइड आया। सामान्य व्यय 1080 आया, उसमें 100 प्लस किया। वेतन 1100 आया, उसमें 350 प्लस किया। किराया 1120 डायरेक्ट आ गया, समाचार पत्र डायरेक्ट आ गया। डेप्रिसिएशन फर्नीचर का आया लेकिन डेप्रिसिएशन फर्नीचर नहीं आया। ओके, फिर अब आप क्रेडिट की चीज़ों को डेबिट में लेके गए, अब डेबिट की चीज़ों को क्रेडिट में ले जाए, सारी प्राप्तियों को इनकम बना दे। जैसे रोकड़ शेष तो नहीं आएगा, बता दी। चंदा तो 3260 रुपये आए हैं, क्रेडिट में आ जाएगा बाय सब्सक्रिप्शन। चंदा 500 रुपये बकाया है तो 500 रुपये प्लस कर दो, मतलब मिलना बाकी है। आजीवन सदस्यता शुल्क आपकी प्राप्ति है, डेबिट से क्रेडिट में आ जाएगी बाय लाइफ मेंबरशिप फीस। लेकिन आजीवन सदस्यता शुल्क का पूंजीयन करने को कहा है, और मैंने आपको नियम समझाया था कि जिस चीज़ का पूंजीयन करने को कहे या पंजीयन करने को कहे फिर वो बैलेंस शीट में आएगा। पिछले सवाल में आजीवन सदस्यता शुल्क आप लोगों ने डेबिट से क्रेडिट में लिया था क्योंकि उसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन इस सवाल में आजीवन सदस्यता शुल्क का पूंजीयन करने को कहा गया है। और वैसे ही डेबिट से क्रेडिट में आना चाहिए लेकिन पूंजीयन करने को कहा है, इसलिए ये नहीं आएगा। प्रवेश शुल्क डेबिट से क्रेडिट में आएगा, ठीक है। प्रवेश शुल्क को आयगत मानना है, वैसे भी आयगत ही है। ये समायोजन आपको सिर्फ एक कंफ्यूज करने के लिए दिया है। कोई भी चीज़ आयगत होती है और आय व्यय खाते में आयगत चीज़ आती है। आयगत मतलब जो बार बार प्रवृत्ति की हो। पूंजीगत मानने को कहे तो नहीं आएगा, आयगत मानने को कहे तो आएगा, और वैसे भी बिना बोले आपको उसको आयगत ही मानना है। विनियोग का ब्याज 380 रुपये आपकी आय है, क्रेडिट में आएगा, ये देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। विविध प्राप्ति आपकी आय है, क्रेडिट में आएगा, देखिए सैलरी रिसिप्ट। हो गया, थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ मैं, ये चीज़ें इधर आ गई समायोजन सहित, और ये चीज़ें इधर आ गई समायोजन सहित। प्रारंभिक और अंतिम रोकड़ शेष छोड़ दिए गए, संपत्ति छोड़ दी गई और संपत्ति का ह्रास ले लिया गया डेबिट पक्ष में। और जिस मद का पूंजीयन करने को कहा वो नहीं आएगी। आंसर कैसे निकलेगा? प्राप्तियाँ क्रेडिट में है, प्राप्तियों का योग लगाए, व्यय का योग लगाए और प्राप्तियों का योग अधिक है, दोनों साइड बराबर करके क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके एक्सेस ऑफ इनकम आएगा। एक्सेस ऑफ इनकम मतलब आय का अधिक्य, व्यय की कमी, और व्यय कम हो तो आपकी बचत होगी, बचत को आप सरप्लस भी बोल सकते हो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कौन सा करें, देखते हैं, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस वीडियो में 2 क्वेश्चन बहुत है, लीजिए स्क्रीनशॉट।